अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी आ गए। अनिल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और चर्चा का विषय यही है कि अब बंकीपुर हारने के बाद मोदी जी किस तरीके से मोदी जी को मिलना पड़ा नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार इतने समय से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, अचानक से ये हुआ कि अब नीतीश कुमार से मोदी जी मिलेंगे। और उधर यशोधरा राजे सिंधिया ने भी आईना दिखाने की कोशिश किया है। ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, आपको क्या लग रहा है अनिल जी कि ये कितना आसान या मुश्किल होगा? क्योंकि जो अभी बात विवेक ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई सारी पार्टी के कर्ता धर्ता ये दोनों नेता थे, अमित शाह और मोदी जी, हर चीज में इन्हीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। तो अब जब क्राइसिस आएगी तो क्या बीजेपी के नेता उनका साथ देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जो बाकी बीजेपी के नेता हैं, क्या वो मोदी और शाह का इस समय साथ देंगे या फिर अब वो किनारे लग जाएंगे, कहेंगे कि भाई ठीक है, दोनों ने तो हम सबको अलग कर दिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बीजेपी का कार्यकाल था उसमें सारे लीडर्स साइडलाइन थे, तो अब क्यों मोदी और शाह साहब का लोग साथ देंगे? आपको लग रहा है इस क्राइसिस मैनेजमेंट में बाकी जो बीजेपी के नेता है वो मोदी और शाह साहब के साथ आएंगे? ऐसा है कि ये जो आप क्राइसिस करें वो क्राइसिस नहीं है, ये है कोलैप्स। कोलैप्स जो है ये एकदम दिखाई दे रहा है सामने में। ये जो स्ट्रक्चर बनाया था मोदी और अमित शाह ने 2014 के बाद से, ओवर सेंट्रलाइजेशन, सारा पार्टी एपरेटस को अपने कब्जे में ले लिया। पूरा कॉरपोरेट का जो मतलब बिजनेस पूरा इंडिया का, उसको अपने इशारे से मतलब अडानी को टॉप में रख करके वो चलाना है। विदेश नीति और सब में ओवर सेंट्रलाइजेशन। और एक जैसे डोभाल तय कर रहा है पूरी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, सारा कुछ अमित शाह तय कर रहे हैं। और सब मिला करके वो डिफेंस हो या सारा हो, पार्टी से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये कब्जा जो है वो टूट रहा है। वो मतलब इसका कोई इसको बचाने वाला नहीं है। क्राइसिस नहीं है, इस क्राइसिस का ये और ये दूसरे तरफ एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस भी है। आइडियोलॉजिकल क्राइसिस ये है कि जो हिंदुत्व का जो था कि इन लोगों को बता रहे थे कि यही इंडिया को यूनाइट कर सकता है, और ये जो है, और जबकि वो हिंदू तो यूनाइट नहीं कर रहा था, ये कर रहा था इनका एडजस्टमेंट। जैसे कि ओबीसी को ईबीसी के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपर कास्ट को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया। इस तरह से डिविसिव जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स थी ब्रिटिश के समय में, उसी को अडॉप्ट किया। लेकिन बता रहा था इसको आइडियोलॉजिकली कि ये हिंदुत्व के कारण लोग इकट्ठा हो रहे हैं, देखो कितना इसको समर्थन मिल रहा है, लोग बीजेपी को कितना मान रहे हैं। तो वो एक झूठ था, और हिंदुत्व में है ही नहीं वो पावर ये करने के लिए। वो उनका इरादा ये था कि 80 वर्सेस 20 मुसलमान के खिलाफ पूरा यूनाइट करा देंगे। वो पॉलिटिक्स भी थी और एडजस्ट तरीका भी था, वो नहीं काम किया। तो आइडियोलॉजिकल जो है कोलैप्स है, और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स है, दोनों हो गया। अब ये जो आप देख रही हैं, जो आपने बताया कि यशोधरा राजे का आया है या वो गए मिलने के लिए, वो अलग। उसको देखिए, वो जो नीतीश कुमार वाली बात है मिलने की, उसको आप शुद्ध पॉलिटिकल सेंस में देखिए। वो जो ये दोनों लोग हैं, उसमें नीतीश कुमार के साथ जो आदमी है संजय झा, और बगल में ललन सिंह, इन लोगों ने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया है। और वो नीतीश अब कोई अलायंस या ऐसी स्थिति में नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से, तो उनको ला करके खड़ा किया है। इसका मतलब कि बीजेपी और जेडीयू में एक नया वो जो है एडजस्टमेंट बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है ग्राउंड पर कि जेडीयू का पूरा मतदाता, बीजेपी का तो खिसका ही है, जेडीयू का मतदाता भी चला गया प्रशांत किशोर को वोट किया है। क्योंकि वहां जो है, जो स्ट्रक्चरल मतलब जो डेटा आप देखिएगा, तो 35% से 40% के बीच में सवर्ण है, उसके बाद ओबीसी है, मुसलमान है, मतलब मुसलमान, यादव, ये दोनों मिला करके उसके करीब करीब 20-25% है, और बाकी ईबीसी है, और ये कुर्मी है कुछ वहां थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, वो उनकी संख्या है। तो वो जो है वो इनके खिलाफ मतदान किया है। तो वहां पर अब जेडीयू से मिल करके वो जो वोट बैंक है, और जेडीयू ने उनको नीतीश को ले गए, लेकिन असल में ये संजय झा और ललन सिंह ये बात करने गए होंगे कि
कि भाई देखिए हमारा भी वर्कर आपके खिलाफ वोट किया है, अब जो है अलायंस प्रॉब्लम में है ग्राउंड पे, तो अब हम लोग इस तरह से करें कि बचे। ये दोनों अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब जेडीयू बचने की बहुत कम संभावना है, लेकिन जेडीयू से पहले बिहार में बीजेपी को प्रॉब्लम है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई आधार है ही नहीं। अब आधार ये था कि जो अपर कास्ट का आधार था वो टूट रहा है, और जो बाकी था निगेटिव वोट था कि आरजेडी के खिलाफ वाले वोट उनको इकट्ठा करता था, तो वो अब उनके पास कुछ है नहीं। तो अब ये जो है वो, ये आप सोच लीजिए कि दोनों चीज हो गई है। ग्राउंड पे जो बनाई थी एडजस्टमेंट नॉट यूनिटी, वो यूनिटी टूट रही है। अब एक इससे जो पॉजिटिव बात है समझने की, वो ये है कि इसका मतलब ये है कि जो हिंदू यूनिटी का इन्होंने नाटक खड़ा किया हुआ था वो बहुत ही सतही है और उसमें कोई दम नहीं है। वो भी चंदा चोरी का इशू आने के बाद वो भी अब उनको भरोसा नहीं रह गया है। तो जो मोदी अमित शाह ने आरएसएस के साथ मिलके एक जो फसाड जो क्रिएट किया था, वो अब वो ध्वस्त हो रहा है। तो अब इसका क्राइसिस नहीं है, कोलैप्स है। लेकिन इसको एक सवाल है कि नीतीश कुमार क्या अब हावी हो पाएंगे एक बार फिर से मोदी जी के ऊपर, और कि क्या, या फिर आपको लगता है कि वो अब इस लायक नहीं बचे कि वो मोदी जी पर हावी हो? नहीं, हावी होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उसकी तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। ये लोग मोदी को ले गए, मोदी के पास नीतीश को कोई बात करने के लिए, ऐसा नहीं। मोदी अब नीतीश कुमार अब करीब करीब मुखौटा है वो, ताकि कोई भी बात जो भी मेल वहां पर गए मिलने के लिए, तो उसको लेजिटिमेसी देने के लिए उनको बुलाया गया। ये लोग असल में बात करने गए होंगे कि ये जो प्रॉब्लम आया है इसको ये दूर हो सकता है या नहीं, और इसके लिए क्या करना चाहिए। अब इन लोगों के दिमाग में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब है कि ये लोग जो सम्राट चौधरी की लीडरशिप है उसको बदलने के लिए वो गए होंगे, कहने के लिए कि सम्राट चौधरी के बस का नहीं है, आप बीजेपी से ही बनाइए, लेकिन कोई ऐसा दमदार आदमी बनाइए जो एनडीए को लीड कर सके और बचा सके हमको। इसके लिए वो गए होंगे। और ये मतलब इसका मतलब ये इंडिकेशन है जो कि बिहार में एक लीडरशिप चेंज की जो डिमांड बीजेपी में भी पहले से थी, और अब जेडीयू ने भी वो डिमांड शुरू किया, ऐसा इसको आप मान सकते हैं ना। वहां ये मोदी और अमित शाह को चैलेंज करने के लिए नहीं है, ये आप जान लीजिए, और ये और न बीजेपी को चैलेंज करने के लिए, इसका मीनिंग इतना है। लेकिन जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसको उसका मुकाबला या उस निपटने का तरीका इनके पास नहीं है, ये अब क्लियर हो गया है। ये जो डिमांड है अमित शाह को रिजिग्नेशन का, इसको डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने 3-4 और फ्रंट खुलवा दिए हैं। जैसे कि खुलवा दिए हैं या खुल गया है, इथेनॉल वाला, या कोई खाली कह रहा है चंदा चोरी, कोई नहीं। अभी विपक्ष के लिए एक ही मुद्दा होना चाहिए था कि अमित शाह का रिजिग्नेशन, ये इन टोटलिटी इस रेजिम को चैलेंज करता है। लेकिन अभी देखिए, आप देख रहे होंगे ना कि अरविंद केजरीवाल दौड़ करके चला गया ये मांगने के लिए इथेनॉल का। अब बताइए, ये जंतर मंतर का वही बोल रहा था कि जंतर मंतर का आंदोलन ऐसे बीजेपी फलना पूरा झंडा उठाए हुए था, अभी वो चला गया इथेनॉल। क्यों? इसीलिए कि अब सीजेपी का आंदोलन जो है उसको मैनेज करना उनके लिए संभव नहीं रह गया, वो सीधे जा रहा है अमित शाह और मोदी के आसन तक, तो वो उसको नहीं कर रहा है, तो इथेनॉल का मुद्दा लेके आ गया। हम ये नहीं कह रहे कि इथेनॉल का मुद्दा कोई छोटा है और गडकरी को अटैक मत करिए, करना ही चाहिए, लेकिन ये मुद्दा डाइवर्ट करने का मुद्दा है अभी के हिसाब से। दूसरा, चंदा चोरी। चंदा चोरी में आप क्या डिमांड करेंगे? आप ज्यादा चंपत राय चला ही गया है, पूरा ट्रस्ट बदल देगा, कोई मंत्री या मोदी का अमित शाह का उससे क्या बिगड़ने वाला है, और न उससे योगी का कुछ खतरा है। तो इसीलिए लोगों अभी वो उसको पकड़ लिया है। तो ये जो है जो विपक्ष में भी जो यूनिटी नहीं है, फोकस नहीं है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन और ये एक बात जो लास्ट पॉइंट, एक बात आप समझ लीजिए कि ये विपक्ष के लाया हुआ ये क्या कहते हैं तूफान नहीं है। ये तूफान का अंदाजा न हमको था, न आपको था, मीडिया को, न विपक्ष को। ये तूफान नीचे से चल रहा था,
जो कि जंतर मंतर पर आकर के निकल आया सामने। और सीजेपी को इसके लिए जरूर धन्यवाद देना चाहिए कि कितने भी लचर ढंग से हो, स्टार्ट किया उन्होंने इस मामले को, बिगिनिंग करने का उनको है। अब वो अंजाम तक पहुंचा या नहीं, लेकिन लोग इतने थे इसके खिलाफ, ये बात बताया। लेफ्ट को इसका पूरा दीजिए, वो जो है उसको दम के साथ इसको पकड़े रहा। तो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज अभी देखिए जैन जी से बात कर रहे हैं मोहन भागवत, क्यों? इसीलिए कि अब इसका मतलब कि फाइट वो जो बताया इन्होंने कि कई तरह से उनका चालू है, तो वो स्टार्ट है। तो अभी मुझको लग रहा है क्या कि दो तीन चीजें इसमें समझने का इतना ही है कि इनके पास कोई भी मैनेजमेंट का अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब अमित शाह की ही बात और मोदी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दतिया में आपने देख लिया, बांकीपुर में भी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर नहीं जीतते अगर उनको बीजेपी वर्कर्स अगर पूरी तरह से नितिन नवीन के कैंडिडेट को समर्थन करता, लेकिन वो नहीं किया, इसीलिए कि वो ऊपर से आदेश दे दिया और किसी को उठा के खड़े कर दो, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी स्ट्रक्चरली डिवाइड हो गई है और आइडियोलॉजिकली उसके पास कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए जिससे कि कोई एक बड़ी यूनिटी क्रिएट कर सके। तो ये कोलैप्स है, इसको जो है ये नहीं मानना चाहिए, मतलब सिर्फ क्राइसिस नहीं मानना चाहिए।